हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर पीईटी की लाइव क्लास होती है जो कि मॉडल पेपर आपका होता है। चलिए सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए रेडी, शुरू किया जाए भाई। चलिए तो स्टार्ट करते। देखिए आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो यहाँ पर देखिए इनका ग्रंथ कौन था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन से हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपके कौटिल्य थे, तो कौटिल्य या इनको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनकी जो कह सकते हैं रचित कृति है, इसे भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। ये जो अर्थशास्त्र है इसे भारत का पहला राजनीतिक कह सकते हैं ग्रंथ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। चलिए बताइएगा कि पानीपत का जो आपका प्रथम युद्ध हुआ है किनके बीच हुआ है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इब्राहिम लोदी और बाबर। ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है देखने को। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच आपका हुआ था। ये कब हुआ था, डेट भी बताइए, किसी को याद है? हमने बताया था 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे। 3 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 3 का ऑप्शन देखिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आपका आंसर हो जाएगा तुलु वंश से। किससे? तो आपकी तुलु वंश जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा, तुलु वंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। अर्थात जो जो घटनाएं आपकी घटित हुई हैं उन्हीं को आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए कौन सी घटना आपकी आई। तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा पाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल, इसके बाद आपका नवपाषाण काल, इसके बाद यहाँ पर आपकी आई हड़प्पा सभ्यता। ये क्रम है आपके कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी शब्द जो आपका है, हुंडी का तात्पर्य क्या है? चलिए इसका पूछा गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए हुंडी का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए विनिमय पत्र। क्या होता है? विनिमय पत्र। इसका जो ऑप्शन बनेगा 5 में वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसका मतलब होता था विनिमय पत्र होता था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन, याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति के सत्र में चलाया गया और यह एक आंदोलन था। तो ये बताइए कहां पर चलाया गया था। तो आपको हमने बताया मुंबई में। कहां पर दोस्तों? आपके मुंबई। इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका बी नंबर। मुंबई में भी हमने बताया था गोलियारा जो टैंक आपका है ना, वहां से स्टार्टिंग किया गया था। और करो या मरो का नारा जो दिया गया था इसी में दिया गया था, इसी आंदोलन में दिया गया था। क्लियर है दोस्तों? आगे बताइएगा। कह रहा है कि 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था किसने किया था। चलिए यहाँ पर बताना है कि 1928 के बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर देना है दोस्तों। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग बाद में जुड़े हैं, या आप लोग पहले से जुड़े थे तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार नजर उठाइए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करिए। ठीक है, तो चलिए 7 का जवाब दीजिए, साथ साथ में जवाब देते रहिए। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या बनेगा भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति आपके कौन थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति पूछा गया है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 8 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी नंबर, सुभाष चंद्र बोस, है ना। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ पर बताइएगा गैरडेटेरा, श्रीलंका, जंजीराबाद या आपका सुकात्रा। चलिए बताइए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा आपका श्रीलंका। क्या बनेगा? श्रीलंका हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर 9 का ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। हिंद महासागर में मुख्य जो द्वीप है आपका, एक तो मेडागास्कर है, मेडागास्कर जो कि विश्व का चौथा आपका सबसे बड़ा है। दूसरा यहाँ पर जो पूछा है आपका कौन सा, तो श्रीलंका इसका राइट हो जाएगा। ये हिंद महासागर का आपका है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है और इन शर्तों में से क्या है नहीं है। मतलब गांधी जी ने एक सपना सोचा था कि एक आदर्श गांव हो, सर्वोदय, है ना, तो गांव को सर्वोदय आदर्श गांव बताया गया था, तो उसकी कुछ शर्तें रखा था। कह रहे थे कि गांव में क्या है कि जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये इनके आदर्शों में आपका समाहित है ना। फिर कह रहा है भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थल एक दूसरे के बगल में बजाना चाहिए। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था भाई, है ना, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा है। तो यहाँ पर ये जो आपकी कह सकते हैं पॉइंट दिया है ये आपका गलत है, अर्थात गांधी जी के सर्वोदय आदर्श में ये शामिल नहीं किया गया है, बे नंबर नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है, कौन सी बागान फसल नहीं है 11 नंबर में। चलिए 11 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कॉफ़ी है, चाय है, काजू है, लेकिन जो मोटे अनाज आपका है ये तो नहीं होगा ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए मोटे अनाज इसमें फेलियर है, यहाँ पर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तूर दाल। ये तूर दाल जो होता है इसे अरहर की दाल भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिए अरहर की दाल को हम लोग तूर दाल के नाम से जानते हैं, नोट करिएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। वैसे उम्मीद है कि आप लोग इतना पढ़े लिखे बच्चे हैं कि आप लोगों को ये से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बिल्कुल से हवा कर दे रहे होंगे, है ना। ऑप्शन में आपका ये नंबर। अगला बताइएगा कि का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बताइए किसका प्रयोग होता है हवा के बल और वेग को मापने के लिए। यहाँ पर जो आपका है एडमोमीटर होता है। देखिए एडमोमीटर जो होता है वो हवा का जो आपका बल होता है, वेग होता है ना। यहाँ पर ऑप्शन में आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। चलिए 14 का जवाब देना है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार 2021 का जो आपका पीईटी का पेपर हुआ था, उस पीईटी के पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, कोई बदलाव नहीं था। आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि जी सर ये क्वेश्चन आपका आया था, अगर आया है तो, है ना। चलिए तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो भूटान आपका है दोस्तों, यहाँ पर 14 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है। जो भूटान है, भूटान को कहा जाता है, अगर पूछे भूटान की राजधानी क्या है तो भूटान की राजधानी क्या है तो आपकी थिम्पू है। क्या है भाई, थिम्पू हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अरब से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है। यहाँ पर जो आप दीजिए राइट में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 15 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर। याद रखिए कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, कहाँ पर भाई, महाराष्ट्र में नासिक है ना, नासिक में एक त्र्यंबकेश्वर नामक जगह पड़ती है ना। तो यही दक्षिण गंगा के मतलब कह सकते हैं यहीं से निकले हैं, जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गोदावरी है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ा जल संग्रहण अगर पूछा जाए कौन सी नदी का है तो आपकी गोदावरी ही नदी है। याद रखिए ये कई क्वेश्चन इसे आपके बनते हैं, ऑप्शन आपका सी नंबर है, लॉक हो जाएगा। आगे बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस उत्पाद को एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। अर्थात यहाँ पर देखो जो आपका प्रोडक्शन होता है मतलब उत्पाद होता है तो इसमें एक मार्क लगाना आवश्यक हो जाता है। तो ये किस चीज़ में लगाया जाता है, ये किस चीज़ में लगाया जाता है। कह रहा है सोना में, कोल्ड ड्रिंक में, दलहन में या इत्र में। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है और क्वेश्चन को जब तक घुमाया नहीं जाएगा तब तक आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है ना। तो चलिए बताइए किसके लिए आपका होता है। एक मार्क जो होता है वो खाद्यान्न वाले पदार्थों में होता है दोस्तों। किसमें, खाद्यान्न वाली पदार्थों में आपका होता है, कृषि और खाद्य उत्पाद में होता है। तो ये कृषि वाले में कौन सा है, यहाँ पर सी नंबर आपका है दलहन। तो याद रखिए एक मार्क जो होता है, इको मार्क नहीं है भाई, ये एक मार्क दिया है। तो एक मार्क का जो प्रयोग होता है भारत में कृषि और खाद्य उत्पादों से जो बने पदार्थ होते हैं उन उत्पादों में एक मार्क लगाया जाता है। उनके बारे में आशा होती है कि यह उत्पाद निर्धारण मानकों के साथ खतरे से नहीं है, अर्थात ये सही है। इस कारण से ऑप्शन है यहाँ पर सी लगाना है। काफी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देखिए गलत भी दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना परसेंट है। यहाँ पर अनुसूचित जाति मतलब आपका एससी पूछा गया है। तो 17 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए आपका जो 16.6% है, क्या 16.6% ये आपके अनुसूचित जाति है। अगर हम आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी जो आपके हैं कहाँ पर हैं। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सभी लोग कि उत्तर प्रदेश में एससी की जो संख्या है वो आपकी सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है। इसको हमने पढ़ाया है, आपको सीतापुर पढ़ाया, याद रखिए सीतापुर में है। बिल्कुल सही जवाब आता है, यहाँ पर सीतापुर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय
जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? ये संभावित क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन संभावित है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। या तो आपसे आर्टिकल नंबर 23 पूछेगा, या तो आर्टिकल नंबर 24, या तो आर्टिकल नंबर 21, या तो आर्टिकल नंबर 19। इन चार में एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आर्टिकल नंबर आपका 23 है, 23 में किसी भी मानव के यहाँ पर क्रय विक्रय, उसके साथ जबरदस्ती करना, है ना, उसके मजदूरी पर पूरा पैसा ना देना, है ना, तो ये किस में आता है, तो आपके 23वें में आता है। और जो आपका आर्टिकल 24 होता है वो बच्चों के लिए होता है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, है ना, उनके लिए होता है। जैसे कारखाने में काम करना या कोई कठिन काम करना, ये कह सकते हैं वो खतरा काम होता है, तो उसके लिए अगर ऐसा काम करते हैं तो 24 के तहत होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 क्या है, 18 में क्या है, 18 में उपाधियों का अंत है और क्या है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश किया था? यहाँ पर बताइएगा कि किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश किया। यहाँ पर 19 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, 19 नंबर में देखिए नोट करिएगा, यहाँ पर जो आपका ICICI बैंक है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा ICICI बैंक। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? तो जब भारत में हरित क्रांति 66-67 में आई थी, है ना, तो यहाँ पर बताइए किसका उत्पादन आपका सबसे ज़्यादा हुआ था? तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा गेहूं हुआ था, उसके बाद चावल हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन लगाना है, सी नंबर लगाना है। जल्दीबाजी में ए नंबर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेहूं हुआ था, उसके बाद चावल हुआ था, है ना दोस्तों। आगे बताइएगा, कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? यहाँ पर 21 नंबर में। तो चलिए राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर यहाँ पर जो 55 दिया गया है, यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर जो आपका दिया गया है 55, तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी बात की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अदर ऑप्शन में अगर आप तुक्का मारना चाहते तो मार भी सकते थे कि 67 इसमें आएगा नहीं, 51 तो है नहीं, है ना, 74 तो होगा नहीं, तो सीधा सीधा ऑप्शन लगाइए बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? चलिए कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे 22 नंबर में? देखिए 22 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये आपके थे अयंगर, अर्थात जो आपके दिया है एम अनंत शयनम अयंगर, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, आगे बताइएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 66 पूछा गया है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, आपके लेवल के प्रश्न आपके हैं, और लगभग लेवल आपका यही रहता है आपके एग्जाम का, है ना। तो चलिए 23 नंबर को लॉक करिएगा। यहाँ पर 23 को ऑप्शन बनेगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। दोस्तों याद रखिए आपका जो 66 नंबर है वो आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जिसमें से आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो आपके लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? कह रहा है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 जो संबंधित है किससे संबंधित है? यहाँ पर ये 6 नंबर पूछा गया है। तो बताइए 6 नंबर आपका है किसका? तो कह रहा है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता अधिकार, मतलब मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद जो 6 है, इसके तहत हर किसी को हर एक जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब इसका पहला पॉइंट जो आपका है यही सही राय हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है, या हम ये कह सकते हैं कि हर किसी को हर एक जगह व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका आंसर आपका ए नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की जो सूची प्रदान करती है वो आपकी कौन सी है? आधिकारिक भाषाओं की जो सूची है वो आपकी किस में होता है? तो आपकी 8वीं अनुसूची में जो भी आपकी भाषाएं हैं वो आपकी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरेंस ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से जो आपकी वाष्प होती है अर्थात कौन सी गैस आपकी भरी होती है? तो चलिए बताइएगा, CFL जो होते हैं या आपका फ्लोरेंस ट्यूब होते हैं, इनमें कौन सी गैस आपकी भरी होती है 26 नंबर में? चलिए 26 को ऑप्शन देखो, आपके पास A B दिया गया है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ गया है। चलिए 26 को ऑप्शन लॉक करिएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन हो जाएगा आपका पारे की होती है। किसकी होती है? पारा भरा होता है इसमें से। याद रखिए जो CFL होता है आप देखे होंगे उसमें कॉर्नर पे सफेद सफेद लगा भी होता है जो शीशा होता है, तो ये होता है आपका पारा। इसको ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, पारे की आपकी लेप होती है, यहाँ पर डी नंबर आपका होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है।
पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। देखिए 27 नंबर में जो आपका डी दिया है ए और सी, मतलब यहाँ पर फ्लोएम होता है और आपका जाइलम होता है। मतलब जो पौधा होता है, पौधे के बीच में आपका क्या होता है, इन्हीं के माध्यम से पानी का रिसाव होकर ऊपर जाता है, जिसे हम लोग एधा भी कह देते हैं अपनी भाषा में। तो यहाँ पर फ्लोएम और आपका जाइलम ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज पौधे का नाम चुनना है। कह रहा है पुनरुत्पादक बीज पौधे उत्पादन पौधे का नाम पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा क्या, जैसे क्या होता है, जैसे केला होता है ना, तो उसकी गांठ को लगा दिया जाता है तो हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है ब्रेड मोल्ड। देखिए ब्रेड मोल्ड जो आपका पौधा है ये पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम है। यहाँ पर आंसर इसका बी होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आराम से इसको देखते रहिएगा कि इसका ये है क्या, तो इसको भी आप लोग अपने मन से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। चलिए कह रहा है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन हो जाता है और इन कोशिकाओं को कहा क्या जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि रक्त का जो थक्का होता है थ्रोम्बोसाइट होता है थमना। क्या होता है, थमना। कोई चीज जैसे ब्लड बह रहा है तो थम जाएगा, और थम जाएगा तो थक्का क्या होगा, बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। हमने बोला है इसके बारे में जानकारी आप लोग खुद प्राप्त करिए, नेट में चेक करिए कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है देखने में, है ना, ये आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, हमने बता दिया है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन। तो भाई कोई चीज होता है जब नर और मादा हैं तो यहाँ पर आपका संलयन में आपका युग्मजन होता है। क्या होता है, युग्मजन। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कोशिका का निर्माण जो होगा कैसे होगा, युग्मजन के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला यहाँ पर लगाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में आपके उल्लेखनीय नृतक हैं। देखो नाम दिया गया है चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर, इनका नाम है याद रखिए आपकी कथकली से है। वैसे भी नैयर से अगर देखा जाए तो आप लोग दक्षिण भारत में अगर जाते तो तुक्का मारते, लेकिन यहाँ पर याद रखिए आपका कथकली इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। ये कथकली कहाँ से है, तो आपको हमने पढ़ाया है केरल से है। कहाँ से दोस्तों, केरल से है। आगे बढ़ते हैं, म्यांमार की मुद्रा इनमें से कौन सी है। म्यांमार की मुद्रा पूछा गया है, तो यहाँ पर म्यांमार की जो मुद्रा होगी दोस्तों, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, म्यांमार की मुद्रा। चलिए 32 नंबर। चलिए म्यांमार की मुद्रा जो आपकी है क्या है भाई, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर क्यात है। चलिए यहाँ पर क्यात हम लगा देते हैं, आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो गया है, क्यात हो गया है, ठीक है ना। चलिए स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो क्रोन है। स्वीडन की मुद्रा जो आपकी है, स्वीडन की मुद्रा है, स्वीडन की मुद्रा जो आपकी है वो क्रोना है ना। क्रोना देखो, क्रोन है, क्रोना कहा जाता है। और रियाल जो आपकी है, रियाल ये सऊदी अरब की है। कहाँ की है, सऊदी अरब की आपके रियाल है, याद रखिए। आगे बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था। किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था, यहाँ पर 33 ऑप्शन देना है। जितने भी यहाँ पर दोस्तों अभी अभी जुड़ते जा रहे हैं, बाद में जुड़ रहे हैं, है ना, तो सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। जितने लोग भी हैं लाइक नहीं किया है तो देख लीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। चलिए किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था, 33 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर श्रीलंका को। याद रखिए श्रीलंका का प्राचीन नाम था सीलोन, है ना। इसकी राजधानी कोलंबो थी, लेकिन श्री जयवर्धने पुरकोटे इसकी नई राजधानी भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 34 नंबर में। तो चलिए हिंदी दिवस पूछा गया है, भारत की बात किया है तो 14 सितंबर होगा। क्या 14 सितंबर होगा, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन को किस काव्य संग्रह के लिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 35 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर मधुशाला के लिए जाना जाता है। मधुशाला, मधु, है ना, कलश, इनके लिए जाना जाता है। तो ये आपका आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया। तो देखो भाई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी आपकी जो सैनिक थे वो मारे गए थे, उनकी याद में ही उनकी स्मृति में एक चीज़ बनाई गई। क्या बनाया गया भाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका इंडिया गेट है। क्या है भाई, इंडिया गेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा कि इंडिया जिसे हम बोलते हैं ऑल इंडिया वार मेमोरियल।
भाई अभी आपने देखा था कि मोदी जी ने कहा था कि वार मेमोरियल का नाम बदलना है, मतलब उसमें निर्माण करना है, तो है ना, तो ऑल इंडिया वार मेमोरियल इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसका डिजाइन किसने किया था? तो आपके लुटियंस ने किया था। किसने? आपके लुटियंस ने किया था, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? यहाँ पर 37 नंबर में। तो 37 को ऑप्शन हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद। याद रखिए, मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था कहाँ पर है? तो आपके इलाहाबाद में हुआ था, और ये हॉकी का जादूगर कहे जाते थे। और हमको मालूम होगा कि आपके 1928, 32, 36 ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जिताया भी था। तो यहाँ पर याद रखिए 28 में भी, 32 में भी, 36 में भी, है ना, लगातार यहाँ पर देख सकते हैं इनके माध्यम से यहाँ पर हॉकी में गोल्ड मेडल जीते थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक पूछा गया है 38 नंबर में। तो यहाँ पर आपके टिम बर्नर्स-ली क्या हो जाएंगे? टिम बर्नर्स-ली इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर बताइए, अगला क्वेश्चन दिया है कि पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है? कि है देखिए 39 नंबर में, ऑप्शन से हो जाएगा आपके पंजाब में। कह रहा है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 39 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, पंजाब में। अब ये होता क्या है? तो देखो रेशम के धागों से तरह तरह की ज्यामितीय आकृति बनाई जाती है, कढ़ाई की जाती है। क्या? जैसे लखनऊ जाता है चिकनकारी के लिए, उसी प्रकार से फुलकारी भी डिजाइन की जाती है ना। और यहाँ पर जो आंसर आपका है, आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गए उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था? रोहिंग्या शरणार्थियों को आपने न्यूज में बहुत पढ़ा होगा। मतलब रोहिंग्या शरणार्थी, ये जो आपके याद रखिएगा इंसानियत एक चलाया गया था, ऑपरेशन इंसानियत। मतलब देख सकते हैं जो आपका राइट आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। ये क्या था भाई? हिंसा प्रभावित रखाइन राज्य में जो सैन्य कार्यवाही की गई थी, तो बांग्लादेश में म्यांमार से भागने वाले हजारों जो रोहिंग्या मुसलमान की मदद किया गया था, और भारत ने ऑपरेशन इंसानियत की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि योरकर शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? योरकर शब्द का प्रयोग होता है किसमें? तो आपके क्रिकेट में होता है। आप देखते नहीं कि उसने क्रिकेट बॉल में गेंद जो फेंकी जाती है यॉर्कर, है ना, जो कि क्रिकेट पिच पर बल्लेबाजी के पैर के पास टप्पा खाती है, पैर के पास टप्पा खाती है। तो यॉर्कर बल्लेबाज के पैरों पर सीधा निशाना लगाकर भी फेंका जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित खिलाड़ियों और संबंधित खेलों में युग्म में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो चलिए 42 नंबर में देखो दिया है कि एलिस मार्टिन्स ये टेनिस खेलते हैं, ठीक है, ये टेनिस खेलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया है आपका दिविज शरण, ये पोलो आपका दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है अर्जुन आजाद क्रिकेट है, और सिलोमामा इसमें देखो, हाँ इसमें देखो कोट दिया गया है, तभी तो क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा था कि डाउट है। देखिए भाई यहाँ पर आपका जो दिया गया है सुमेलित नहीं है ना, सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है, कोट भी आपसे दिया गया है। देखिए 42 वाले में ये जो आपका दिया गया है कि एलिस मार्टिन्स ये आपके टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपके कौन, आपके यहाँ पर जो आपका सिमोना हालेप हैं, सिनोमा हालेप, ये हॉकी खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिविज शरण पोलो दिया गया है, दिविज शरण पोलो जो दिया है ये टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं दोस्तों, ये टेनिस खेलते हैं। तो ये देखिए 2 नंबर जो आपका है गलत दिया गया है। अर्जुन राजाद जो आपका क्रिकेट दिया गया है ना, ये आपका इनका संबंध क्रिकेट, अर्जुन राजाद का संबंध क्रिकेट खेल से है। तो सिमोन का संबंध टेनिस से है। देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दिए गए हैं, तभी गड़बड़ हो रहा है। इसमें जो ऑप्शन है वो आपकी गलत दिए गए हैं, हम आपको बताते हैं, पढ़ के बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो एलिस मार्टिन है ये आपके किससे संबंधित हैं? एलिस मार्टिन आपके टेनिस से हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका दिविज शरण है ये पोलो नहीं खेलते हैं, ये टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। चलिए यहाँ पर अर्जुन आजाद जो आपके दिए गए हैं, आज़ाद, अर्जुन आज़ाद, तो ये खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका मतलब ये भी सही आ गया है, यह भी सही हो गया है। फिर आपका सिमोना हालेप जो आपका दिया है हॉकी, तो ये जो आपके हैं इनका संबंध आपके टेनिस से है। किससे भाई? इनका भी संबंध आपका टेनिस से है। किससे? टेनिस से है। और ये भी आपके थे टेनिस से थे। अब ये देखिए ये आपकी गड़बड़ी किस में आपकी आई है? तो एक ये गड़बड़ दिया है और एक ये गड़बड़ दिया है, 2 और 4 गड़बड़ है इसमें। अच्छा ऑप्शन देखिए बी आपको मिल गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर है। 2 और 4 ऑप्शन में मिल चुका है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? मिल गया? क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गालिब सानेट किसकी संरचना है? गालिब सानेट किसकी रचना है? यहाँ पर जवाब देना है।
चलिए देखिए 43 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपके त्रिलोचन अर्थात गालिब जिनको सानेट कहते हैं, इनकी रचना का नाम है त्रिलोचन। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो लिखी है वो किसने लिखा है। ये तो आपको रट गई होगी, है ना, बहुत बार आपको पढ़ाया गया है। तो अनब्रिटिश रूल, अनब्रिटिश प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक लिखा है वो आपके दादा भाई नौरोजी जी सिंह ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी थे। याद रखिए कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय जो थे वो आपके कौन थे, दादा भाई नौरोजी ही थे, याद रखिएगा, है ना। इन्होंने लंदन में सोसाइटी ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी किया था। यहाँ पर 1985 में अध्यक्ष आपके बनाए गए थे। तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी 45 नंबर में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है क्या भाई, सी नंबर, राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही जवाब है, राजा राम मोहन राय इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। लता मंगेशकर के पिता का नाम पूछा गया 46 नंबर में। आपके 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। जो पहला पुरस्कार जो दिया गया है किसे दिया गया है, मोदी जी को दिया गया है ना। तो याद रखिए, अब ऐसे याद भी रहेगा कि मंगेशकर के पिता का नाम है दीनानाथ मंगेशकर, है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। चलिए बताइएगा, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था 47 नंबर में। तो ये आपके कौन है भाई, खान अब्दुल गफ्फार खां, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा कौन हो भाई, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की क्या है, कहानी है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 48 नंबर आपसे पूछा गया है, लता मंगेशकर नाम से अवार्ड है सर। अरे यार, उनके पिता के नाम से भी अवार्ड है ना। सही से पढ़े होगे तो आप जानोगे, ऐसे कमेंट कर रहे हो कि उनके नाम से है, उनके पिता के नाम से भी है। उनके पिता के नाम जो है, उन्हीं के नाम से जो मोदी जी को दिया गया, उनके पिता के नाम से दिया गया है, वो शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 48 नंबर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका है, किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। अरे उनके नाम से भी है, उनके पिता के नाम से भी पहली बार इस बार को दिया गया है। समझ में आया। चलिए देखिए 48 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया होगा कहाँ पर, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर जो आंसर है आपका कार्ल मार्क्स, इसका आंसर राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था इतिहास वर्ग संघर्ष की क्या है, कहानी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है एक पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार। कह रहा है बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। चलिए, इनको बुकर पुरस्कार विजेता रहे हैं, इनका नाम है एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो 49 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मिल्कमैन। क्या है भाई, मिल्कमैन। देखिए कुछ लोगों ने जवाब दिया है। देखिए जो लोग डेली पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, हमेशा कुछ ज्ञान रखते हैं, तो भाई उनका जवाब जरूर आ जाता है। और आप लोगों में यही कोई ना कोई जवाब जरूर दे देता है ना। मतलब पढ़ने वाले बच्चे या जॉब लेने वाले बच्चे इसी क्लास में ही मौजूद रहते हैं। ठीक है ना, इसी क्लास में ही मौजूद रहते हैं जिनको एक पद मिलना तय है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है 50 नंबर में। चलिए 50 नंबर की अगर बात करें तो ये माउंट आबू में है। याद रखिए, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है, तो राजस्थान के माउंट आबू में है, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी हैदराबाद में आईपीएस ट्रेनिंग अकादमी है। अगर आप लोग यहाँ पर हैदराबाद है तो याद रखिए हैदराबाद में आईपीएस ट्रेनिंग अकादमी आपकी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में जो दिया गया है वो दीपावली के बारे में दिया गया है, आपने पढ़ा भी होगा। और आज हम यहाँ पर गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पूरी का पूरी यहाँ पर जो गद्यांश के क्वेश्चन है उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि दीपावली के बारे में आज से नहीं, आपको जो बचपन से आपके सर जी थे, जब छुट्टियाँ होती तो सर जी आपको बताते थे इसके बारे में। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया है, दीपावली किस दिन मनाई जाती है। चलिए 71 का जवाब दीजिएगा कि दीपावली जो मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है। कौन सा आंसर लगाएं भाई। यहाँ पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, अमावस्या के दिन होती है, पूर्णिमा के दिन होती है। चलिए तुक्का मारिए, क्या मार सकते हैं। देखो भाई यहाँ पर किसी भी दिन तो आपका होगा नहीं, रविवार तो कोई आपका है नहीं है। अब आप ही बताइए, पूर्णिमा मतलब होता है जब सूर्य का जो आपका चंद्रमा होता है तो चमकता रहता है, लेकिन दीपावली को आप देखते होंगे कि चंद्रमा नहीं होता है, अंधेरा होता है ना। तो ये आपका अमावस्या होता है। सुबह सुबह लोग नहाते हैं, मंदिर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका सी हो जाएगा अमावस्या। चलिए अगला बताइएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है, दीपावली सभी के जीवन में क्या प्रदान करती है।
यहाँ पर 72 नंबर में जो बनेगा तो यहाँ पर खुशी प्रदान करती है। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला दिया है दशहरे के बाद कौन से त्यौहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं? तो 73 का ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर, दीपावली की त्योहारियां, है ना। ये तो कक्षा 1 वाली जैसी फीलिंग आ रही है आज कि लग रहा है हम लोग कक्षा 1 में हैं, सर जी आपको पढ़ा रहे हैं और आप लोग आराम से पढ़े रहे हैं। कह रहे उपयुक्त गद्यांश का प्रमुख शीर्षक क्या है 74 नंबर में? तो यहाँ पर देखिए दीपावली के बारे में दिया गया था। अगला है कि भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ कितने वर्ष बाद वनवास से वापस आए थे? तो यहाँ पर देखिए 75 का ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर बी नंबर 14 वर्ष, इसका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नाम तो हम अपना नहीं लेते कभी, आप क्या जानो। तो भाई अपनी क्लास में हम खुद का नाम नहीं लेते हैं तो आपका नाम कैसे लेंगे? पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो राम राम, ठीक है ना। हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ाते हैं, नाम लेने किसी का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द आपको ज्ञात करना है 76 नंबर में। 76 का जवाब देना है। 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए शुद्ध शब्द आपका पद्धति जो लिखा जाएगा किस प्रकार से, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, पद्धति इस प्रकार से, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। अगला दिया गया पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। यहाँ पर देखो दिया गया कोविद, है ना। कोविद दिया गया, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कोविद का पर्यायवाची क्या होता है? तो नोट कर लीजिएगा, इनका पर्यायवाची होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान होता है ना। ऑप्शन लेगा आपका बी नंबर है। पताका जो होता है वो झंडा के लिए होता है ना, केतु के लिए होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है। यहाँ पर दिया है अनुरक्त, बताइए अनुरक्त का विलोम क्या होता है? अनुरक्त का विलोम इनमें से बताना है 78 नंबर में। तो अनुरक्त का होता है विरक्त होता है। क्या होता है? विरक्त होता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। चलिए देखो, नाम नहीं लिया तो कह रहे हैं आप घमंड कर रहे हैं। देखिए भाई, अगर इनका नाम नहीं लिया है तो कह रहे हैं इतना घमंड शोभा नहीं दे रहा है ना। हम नाम लेंगे इनका तो शोभा देगा। चलिए अपने मतलब माता जी, पिताजी, बाबा जी, है ना, परिवार रिश्तेदार का नाम लिख दीजिए, सबका एक साथ में नाम ले लेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिएगा। चलिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। इतना ही घमंड अगर आपको है ना नाम लेने का, तो जॉब लेकर दिखाइए तो नाम नहीं लेंगे, सब आपको चेहरा भी दिखा देंगे, ठीक है। अगर अपने आप में इतना पढ़ाई में घमंड है तो जॉब लेकर दिखाइए, हम अपने चैनल से आपका रूबरू करवाएंगे, सभी बच्चों से आपका चेहरा भी दिखाएंगे, ठीक है। चलिए दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपको बताना है 79 में। यहाँ पर जो आपका 79 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका निशाचर। क्या हो जाएगा? निशाचर। इसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 80 नंबर में, तो 80 में दिया गया है कि फूलना फलना। कह रहा है अर्थ बताना है भाई। दिए गए मुहावरे का अर्थ कह रहा है फूलना फलना मतलब होता क्या है? तो बोलते हैं ना फूलना फलना मतलब होता है धनवान होना। क्या होता है? धनवान होना होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। बोलते हैं ना फूलो फलो दूध हो पूतो ना हो, है ना। तो यहाँ पर आपका धनवान होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कुछ अब आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है जैसे कि हमारी डेली क्लास में यहाँ पर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कृषि से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं। हमारी हर क्लास में लास्ट में मॉडल पेपर के अंत में 1 नंबर वाला जो पॉइंट है आपको डेली मिलता है। तो चलिए देखो दिया है बागवानी जो संबंधित है वो आपके हॉर्टिकल्चर से है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन आपका सेरीकल्चर होता है ना। मत्स्य पालन आपका पिसीकल्चर होता है। केचुआ पालन आपका वर्मी कल्चर कहलाता है। अंगूर उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। फलों का उत्पादन जो होता है उसे क्या कहते हैं? फलों का उत्पादन आपका फ्लोरिकल्चर होता है। फलों का उत्पादन जो होता है पोमोलॉजी होता है। और सब्जियों का उत्पादन जो होता है ओलेरी कल्चर होता है। क्या? ओलेरी कल्चर होता है। आगे बढ़िए, एक पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। 1 नंबर यहाँ से भी बन सकता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क, और शुष्क वाला एरिया कौन सा है? तो आपका राजस्थान में जो जोधपुर है आपका है, ठीक है ना। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ पर है? तो भाई देखिए, आदमी की इज्जत करिए, आदमी के साथ साथ पक्षियों की भी इज्जत करिएगा। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ पर है? तो इज्जत नगर में है, इज्जत नगर आपका हो जाएगा। भैंस अनुसंधान कहाँ पर है? तो आपके भैंस अनुसंधान आपके हिसार में है, ठीक है ना। बकरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो आपके कहाँ पर है? मनखुदम, है ना। कहाँ पर है? मखदूम है, मखदूम हो जाएगा। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? तो कृषि अभियांत्रिकी संस्थान आपके भोपाल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है कपास अनुसंधान। चलिए यहाँ पर बताइएगा, कह रहा आपसे कि कपास अनुसंधान कहाँ पर है? कपास अनुसंधान, तो देखिए भाई कपास अनुसंधान कहाँ पर है? आपके नागपुर में है, ठीक है, नागपुर में है। कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान पूछ ले, क्या अगर आपसे प्रौद्योगिकी पूछ लेता है तो ये कहाँ पर है? आपके मुंबई में है ना। अगला है उपोष्ण बागवानी संस्थान,
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में हो जाएगा। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान पूछे तो केंद्रीय शीतोष्ण कहाँ पर है? आपके श्रीनगर में है। कहाँ पर है? श्रीनगर में है। शीतोष्ण वाले को कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पर हमने आपको बताया था भारत में जैसे कि आपके मानसून में देखा जाए तो लखनऊ एरिया में लगभग यहाँ पर आपका हो जाता है, तो जो कि आपके गर्म एरिया में लगभग हो जाता है, लेकिन ऊपर जो श्रीनगर है वो कहीं ना कहीं शीत और ठंड दोनों में हो जाता है। तो ऐसे याद रखिए शीतोष्ण आपका है, आपका श्रीनगर हो जाएगा। अगला दिया गया समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान, तो केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी कहाँ पर है? आपके कोच्चि में है। कहाँ पर है? कोच्चि में है। अगला है आलू अनुसंधान कहाँ पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है दोस्तों? आपके शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में है। जूट और उससे संबंधित रेशे अनुसंधान, जूट के बारे में और उससे संबंधित जो भी रेशा होता है उसका अनुसंधान ये बैरकपुर में आपका है। चावल अनुसंधान कहाँ पर है? आपके कटक में हो जाएगा। क्या? कटक में हो जाएगा। अगला है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अबिका नगर में है। कहाँ पर है? अबिका नगर में है। अगला आपसे दिया गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राजमुंदरी, यहाँ पर राजा नहीं होगा, राजमुंदरी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर, पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पर है? तो आपके पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है। अगला दिया गया है कि केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान कहाँ पर है? तो आपके झांसी में। कहाँ पर है? झांसी में है। अगला दिया गया है कि भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी कहाँ पर है? भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा, रांची हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान कहाँ पर है? तो बागवानी अनुसंधान कहाँ पर है? आपके बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु हो जाएगा। दलहन अनुसंधान पूछे तो आपको कानपुर बताना है। यहाँ पर भारतीय मृदा विज्ञान दिया है, भारतीय मृदा विज्ञान दिया गया है तो आपका भोपाल हो जाएगा। चलिए करें कॉपी किसी ने बनाया है, तो जिसने नहीं बनाया है तो उसको जॉब थोड़ा मिलेगी। ये लिख कर रख दीजिए 110% नहीं 500-600% हो जाए। बिना कॉपी वालों को सिलेक्शन नहीं होता भाई, कितना रट पाएंगे अपने दिमाग में? कब तक यूट्यूब याद रहेगा कि यूट्यूब में यहाँ पर पढ़ा था कि वहाँ पर पढ़ा था, है ना? जब तक किताबें नहीं है तब तक सिलेक्शन नहीं है। और जिनकी किताबें हैं उन्हीं को भरना जवाब आते हैं, एक तुरंत हैं जवाब तुरंत आता है। मृदा विज्ञान कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है। मसाला अनुसंधान कहाँ पर है? तो मसाला अनुसंधान कहाँ पर है? केरल में, जो कि आपके कालीकट में हो जाएंगे, है ना? अगला है गन्ना अनुसंधान तो आपके लखनऊ में हो जाएगा। सब्जी अनुसंधान आपके वाराणसी में हो जाएगा। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर है। अगला है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है? चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रबंधन अकादमी, ये कहाँ पर है? तो आपके हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अगला है जैविक स्टेर्म, जैविक स्टेर्म जो प्रबंधन कहाँ पर है? तो आपके रायपुर में है। और चलो हम जरूरी बारे बता दे रहे हैं। हाँ यहाँ पर देखो दिया है जूट और उनसे रेशे संबंधित आपके कोलकाता में है। पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर है? तो आपके अल्मोड़ा में है। गो पशु अनुसंधान कहाँ पर है? तो गो पशु कहाँ पर है? आपके मेरठ में है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग कहाँ पर है? तो आपके भोपाल में है, भोपाल में है। चलिए यहाँ पर दिया है मक्का अनुसंधान कहाँ पर है? भारत में, नई दिल्ली में है। कृषि वानिकी अनुसंधान आपके झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान आपके नई दिल्ली में है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान आपके करनाल में है। और यहाँ पर भारतीय कदन्न अनुसंधान आपके हैदराबाद में है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। देव जीके ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, देव जीके टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।